हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 67th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। और आज हम करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे 14वां ब्रिक्स सम्मेलन और चर्चा करेंगे कि इसके आउटकम्स क्या रहे, अर्थात किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई और जिस ध्येय के साथ इसका सम्मेलन हुआ था उस ध्येय को प्राप्त करने में यह कहां तक सफल रहा। इसके साथ ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, ब्रिक्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके मेन उद्देश्य को, जिसमें मल्टीलैटरल डायमेंशन वाला विश्व की शांतिमय विश्व की स्थापना की बात करी गई थी, उसको प्राप्त करने में इसको क्या क्या हर्डल्स पार करने हैं और उसको सजेशन देंगे कि ये करके जो है अपने मेन ध्येय को ब्रिक्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। एंड इफ यू वांट सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी ने कई बार अपने मेंस एग्जाम में ऐसे इससे रिलेटेड प्रश्न, ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसे यदि संभावित 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन से संभावित यदि क्वेश्चन पूछे तो किस तरीके का पूछ सकता है। एक क्वेश्चन का मैंने यहां पे फॉर्मेट दिया है कि 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं। प्रमुख विशेषताओं का मतलब यदि ठेठ भाषा में कहें तो जो भी इसके आउटकम्स थे ना, जो भी इसके आउटकम्स रहे, अर्थात जिन जिन मुद्दों पे इसमें चर्चा करी गई उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद इसमें बताया गया, पूछा गया है कि भारत के लिए ब्रिक्स समूह का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और समूह के समक्ष प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने करी? चाइना ने करी। ठीक है, प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक हो जाता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए तो है ही। मेंस में हमेशा जब भी कोई बीपीएससी मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है और आसपास 6-7 महीना पहले जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है तो बीपीएससी ने क्वेश्चन उठा के जरूर पूछा है ब्रिक्स से, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इतना कंसीडर ये कर रहा हूं कि आपको ब्रिक्स के बारे में जो फंडामेंटल जानकारी, फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए वो आपको है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स का नाम किसने दिया, ब्रिक्स किन उद्देश्यों के साथ जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब देख लीजिए कि जैसे हम आंसर राइटिंग का फॉर्मेट करते हैं, टॉपिक पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रो देखेंगे अर्थात भूमिका बांधेंगे। उसके बाद आउटकम्स के बारे में चर्चा करेंगे, ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, ब्रिक्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस है माय डियर फ्रेंड इसके बारे में चर्चा करेंगे और अंततोगत्वा हम क्या देंगे, सजेशन देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे कि ब्रिक्स को अपने प्रमुख ध्येयों को प्राप्त करने के लिए ये काम करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलो अब डिस्कशन करते हैं इंट्रो के बारे में। तो कभी भी जैसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ज्यादा लक्ष्यदार भाषण वगैरह नहीं लिखना है, तुरंत ही तथ्यात्मक जानकारियों के साथ अपनी भूमिका बांधना शुरू कर दीजिए कि 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, और यह जो है इसमें जो इसका पीडीएफ नोट्स है जो पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा, पूरा भूमिका अच्छे से लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे कि यह क्या है, एक मल्टीलैटरल फोरम है अर्थात बहुपक्षीय फोरम है जिसमें 5 राइजिंग विश्व की 5 राइजिंग जो भी महत्वपूर्ण इकोनॉमीज हैं इसमें शामिल हैं और उसका ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इस साल की 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या थी, फोस्टर द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कह सकते हैं कि क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप का जो क्वालिटी है उसको मजबूत करना तथा न्यू एरा में डेवलपमेंट के, ग्लोबल डेवलपमेंट के न्यू एरा में प्रवेश, यह इसका थीम था इस साल का। ठीक है, इसके बारे में इसको जो है मुख्य मुद्दा रखते हुए 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है आयोजित हुआ। अब इसके आउटकम्स देख लेते हैं, अर्थात हम इसके विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ। जो भी चर्चा हुआ उसको बीजिंग डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, बीजिंग घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे बता देना चाहूंगा कि यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, पेड मेंबर बनना चाहते हो और इस प्रीमियम सीरीज का पूरा फायदा उठाना चाहते हो
तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए, जिसमें हम जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सारा चीज पढ़ा रहे हैं करंट के साथ। करंट में हम 300 से ज्यादा करंट अफेयर्स टॉपिक को कवर करेंगे और इसका फी जो है मात्र 1500 रुपए है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इस प्लान में आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स हर एक टॉपिक पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉल एंड मैसेज ऑन, यहां पे नंबर मैं लिख दे रहा हूं 9810638805। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग हो गई हमारी। अब देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले बीजिंग डिक्लेरेशन में क्या क्या घोषणा, क्या क्या बातें हुई। जो मुख्य बातें थी कि देखिए अभी जो विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो रशिया और यूक्रेन वार है। थर्ड वर्ल्ड वार होते होते बच गया, तो रशिया और यूक्रेन वार के चलते जो है ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ गया है। तो इसमें चर्चा किया गया कि भैया यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाया जाए और ये आशा करी गई कि रूस और यूक्रेन जो है आपस में बैठ के अपने झगड़ों को सलटाएं और विश्व को शांतिमय विश्व की ओर आगे अग्रसर करें। ठीक है, तो इसमें यूक्रेन में जो है मानवीय स्थिति पर भी चर्चा करी गई। इसके साथ साथ आतंकवाद के बारे में चर्चा करी गई कि आतंकवाद का कोई एक मतलब ऐसे कहा जाए कि अलग अलग कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, आतंकवाद सबके लिए इक्वल है और आतंकवाद को इन्होंने जो है ब्रिक्स सम्मेलन में ऊपरी लेवल पे रखा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल चर्चा पीडीएफ नोट्स में किया गया है, आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, उसके बाद देखिए ई कॉमर्स में जो भी उपभोक्ता का संरक्षण है ना, उपभोक्ता जो है ई कॉमर्स में ई कॉमर्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो है ई कॉमर्स को कुछ पैसा दे देती है अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, तो जो आप सर्च मारोगे, मान लीजिए कि आपको एक पेन सर्च मारना है कि एक बढ़िया सा पेन कौन सा है, तो वे क्या करेंगे, एक या दो कंपनियों के, चुनिंदा कंपनियों के ही प्रोडक्ट आपके सामने शो करेंगे। बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं ई कॉमर्स के भी। तो ई कॉमर्स के जो उपभोक्ता हैं उनके संरक्षण के बारे में चर्चा करी गई है। डिटेल एनालिसिस आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये होता है कि देखिए एक देश का भ्रष्टाचारी जो है करप्शन करके पैसा खाओ के और दूसरे देश में भाग जाता है। जैसे हमारे यहाँ चौकसी है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये सब लोग क्या है, बड़े बड़े चोर हैं। ये लोग पैसा खाके और भाग चुके हैं दूसरे देश में और वहां पे जाके इनको संरक्षण मिलता है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ब्रिक्स देश ये कह रहे हैं कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ का भ्रष्टाचारी हमारे लिए भी भ्रष्टाचारी होगा, तो हम इन भ्रष्टाचारियों को एक दूसरे के अगेंस्ट में संरक्षण नहीं देंगे। इसके बारे में चर्चा करी गई। उसके बाद जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, वो मानवीय हित को कैसे दुष्प्रभावित करती है, इसको अच्छे से परिभाषित करते हुए और उसके मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी पे चर्चा हुई थी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आउटकम्स हो गया। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जैसे आपको नोट्स में जो डायग्राम बनाते हो ना डिस्क्रिप्शन के पहले, तो वैसे ही मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि अब इंडिया के लिए जो है ब्रिक्स का क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ब्रिक्स से जुड़ने पर जो है, देखिए आप देखिए लैटिन अमेरिकन कंट्री से जो है इंडिया का रिलेशन आजकल अच्छा हो रहा है। जैसे मैक्सिको हो गया या लैटिन अमेरिका जितने भी कंट्री हैं, नॉट इवन ब्राजील इसमें एक हिस्सा है, तो ब्राजील से संबंध इसका प्रगाढ़ होता है। तो आजू बाजू के जो भी कंट्रीज हैं ब्राजील से, ब्राजील के पड़ोसी हैं, वे क्या होते हैं कि प्रभावित होते हैं इंडिया के रिलेशन से, कि इंडिया जो है अपने दोस्तों के प्रति कितना इंक्लाइन होता है और कितना ज्यादा जो है इंडिया का रिलेशन ट्रस्टवर्दी होता है। तो इससे एक मल्टीलैटरल रिलेशन स्थापित करने के लिए जो है यह काफी अच्छा मंच है। यदि इंडिया जो है इसमें अच्छा करता है तो अन्य देशों के साथ भी उसका रिलेशन जो है अच्छा बनता है। ठीक है, देखिए जब न्यू डेवलपमेंट की स्थापना करी गई थी, जो कि ब्रिक्स का बैंक है, नया विकास बैंक यदि हिंदी में बोलें तो, इसकी स्थापना के साथ भारत जो है इस मंच का उपयोग करके वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी वैश्विक लेवल की संस्थाओं में सुधारों का समर्थन करते आता है। ठीक है, जो इंडिया के हित के लिए भी सही है। उसके साथ साथ इंडो चाइना जो जटिल संबंध है वो कहीं ना कहीं जो है आके यहाँ पर जब सम्मेलन होता है ब्रिक्स सम्मेलन, तो वहां पे पिघलने लगते हैं, घुलने लगते हैं। तो
इसके लिए भी इंडिया, ब्रिक्स का महत्व है इंडिया के लिए। इसके साथ साथ भारत के द्वारा जो है रूस, चीन और दूसरी तरफ अमेरिका की जो बैलेंसिंग नीति है, भारत क्या करता है, एक तरफ इस संस्था के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा रसिया और चाइना को मैनेज करता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को। अब कैसे करता है, क्योंकि ये ब्रिक्स में शामिल है तो ऑब्वियस रसिया और चाइना को ये मैनेज तो कर ही लेता है, क्योंकि एक ही पार्टनर्स हैं ये। और दूसरी तरफ अमेरिका है, तो अमेरिका यदि किसी तरीके का धौंस जमाए इंडिया पे कि भैया तुम हमारी ये बात मानो, ये बात मत मानो, ऐसे करो ऐसे ना करो, तो इंडिया क्या कर सकता है, इनका जो है इनके दोस्ती का हवाला दे सकता है कि ठीक है तुम निकल जाओ, हमारे पास रसिया है, हमारे पास चाइना है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग की नीति अपनाता है ब्रिक्स का उपयोग करते हुए। उसके बाद देखिए, अभी भी देखिए, जैसे हमने बीजिंग डिक्लेरेशन में देखा था कि आतंकवाद विरोध पे जो है काफी ज्यादा चर्चा करी गई थी, आतंकवाद को प्रायोरिटी दी गई थी, तो एक तरीके से ये इंडिया की कहीं ना कहीं जीत है। और अन्य सारी इंपॉर्टेंस के बारे में जो है पीडीएफ नोट्स में डिटेल से चर्चा किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए चुनौतियां क्या है। देखिए जो भी इसके आलोचक है ना, ब्रिक्स के आलोचक हैं, वे ये कहते हैं कि ये जो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, पहली बात इनमें नृजातीय विभिन्नता, अर्थात जो यहाँ का, यदि ठेठ भाषा में कहें कि जो यहाँ का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी कंट्री का अलग अलग है, ठीक है। सारे कंट्री के लोगों का रहन सहन अलग अलग है, धर्म, जात पात जो भी है सब अलग अलग है। तो ये कहीं ना कहीं इनको एक करने में, इनको सफल बनाने में एक सबसे बड़ा बाधक है, ठीक है। ब्रिक्स की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी बाधक है। उसके बाद और दूसरा देखिए, वर्तमान में आप देखोगे कि सदस्य देशों में जो है मंदी फैली हुई है, चाहे इंडिया की बात कर लें, चाइना की, रशिया की, ब्राजील की, साउथ अफ्रीका की, सबके यहाँ जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि वैश्विक लेवल पे इतनी ज्यादा अस्थिरता है। पहले तो इंडिया और चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वार था उससे जो है कुप्रभावित हुआ। उसके बाद रशिया यूक्रेन वार हो गया, आपने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है धराशायी पड़ी है, श्रीलंका दिवालिया हो गया, बांग्लादेश के आपने हाल ही में सुना है कि वो भी दिवालिया, उसका भी इकोनॉमिक स्टेटस जो है बहुत खराब होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये ब्रिक्स समूह के जो भी कंट्रीज हैं उसके सामने जो है अभी का वर्तमान चैलेंजेस है सबसे बड़ा, कि इससे कैसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात इसमें की जाती है कि इसमें चाइना का दबदबा है। चाइना इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है कि अन्य देशों के लिए इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है। चाइना की इकोनॉमिक पावर, आर्मी पावर और जो भी पॉलिटिकल पावर है, चाइना बहुत दबदबे स्थिति में है। तो अन्य कंट्री जो है इसमें खुल के उभर के सामने नहीं आ सकते हैं, ऐसा इसके आलोचक कहते हैं। और इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं कि मतलब यद्यपि जो ब्रिक्स है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% रखता है, लेकिन इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड जो है, अर्थात ब्रिक्स के अंदर के जो देश हैं आपस में मात्र वर्ल्ड व्यापार के 17% जो है व्यापार करते हैं। और जो ये देश हैं चाइना को छोड़ के आपस में ज्यादा व्यापार करने के बनिस्बत चाइना से ज्यादा व्यापार करते हैं, तो चाइना जो है व्यापारिक स्थिति में रहता है और चाइना का अधिक लाभ होता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। और अन्य देश जो है व्यापार घाटे में रहते हैं, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आगे बताया जाता है कि इनका क्या ध्येय था, जो ग्लोबल साउथ की व्यवस्था है, अर्थात वैश्विक दक्षिण वैसे लाइक माइंडेड, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन और लाइक वहां का जो भी राजनीतिक सिचुएशन है, जैसे आपके लैटिन अमेरिकन देश हो गए, आपका जो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, ओशियानिया हो गया, इस सबको क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे टर्म लिखते वक्त अंडरलाइन किया करो, ठीक है। तो ये जो है ब्रिक्स कंट्री ग्लोबल साउथ पे कम ध्यान दिया है, केवल ये अपने हितों के बारे में ही बात करते रहते हैं। जो चाइना का और इंडिया का रिलेशन है कहीं ना कहीं उलझा पड़ा है। चाइना जो है
पाकिस्तान को संरक्षित करते आ रहा है, तो जब आतंकवाद की बात होती है तो चाइना वहां पे चुप हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको मिटिगेट करना है ब्रिक्स को और अपने रियल ध्येय को प्राप्त करना है। अब देखिए, अब कंक्लूजन पे आएंगे और चर्चा करेंगे कि अब क्या करना चाहिए भैया ब्रिक्स को अपने ध्येय को प्राप्त करने में, और यह सफल संस्था हो इसके लिए क्या करना चाहिए। साझा हितों में सुधार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा वर्चस्व जो है इंडिया और चाइना मिलकर ही लाभ इसका उठाएं और जो छोटे कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, इनको कम लाभ मिले। ठीक है, वैश्विक लेवल पर भी ऐसे ही बात की जाती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि विविधता बहुत है, तो ऐसा सजेशन दिया जा सकता है कि जो यहाँ की सिविल सोसाइटीज है वे आपस में संवाद करें, कल्चरल इंटरेक्शन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, तो लोगों के बीच जो दूरियां हैं वो कम होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ शांतिपूर्ण कोई भी अगर दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए अभी तालिबान ने अफगानिस्तान को ऑक्युपाई कर रखा है पिछले अगस्त में, तो अभी सबसे बड़ी इसके सामने ब्रिक्स के सामने चैलेंजेज ये है कि वहां का सिचुएशन ढंग से हो जाए और अफगानिस्तान का यूज जो है आतंकवाद के संरक्षण में न हो। तो कोई भी ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लिए जो चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के सामने, उनको सेटल करने के लिए जो है ब्रिक्स राजनीतिक समाधान और शांतिपूर्ण समाधान निकाल के जो इसका मेन ध्येय है बहुपक्षीय विश्व की व्यवस्था करना, उसमें जो है यह कामयाबी हासिल कर सकता है माय डियर फ्रेंड। तो ये रहा 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जो भी हमारा डिस्कशन था। इन शॉर्ट इन फोकस में हमने देख लिया, डिटेल एनालिसिस आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। एंड अगेन आपसे अपील है, इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो एक बार फिर से मैं नंबर लिख दे रहा हूं, ये 9810638805। जल्दी से एडमिशन लीजिए और इस पूरे प्रीमियम सीरीज का जो है फायदा उठाइए माय डियर फ्रेंड। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद माय डियर फ्रेंड।